स्वरों का विभाजन हो गया था, चारों अलग अलग आधार पढ़ लिए थे। ठीक, चलिए अगला हेडिंग डालेंगे, व्यंजनों का विभाजन। व्यंजनों का विभाजन, देखिए व्यंजनों का जो विभाजन है हमारी वर्णमाला में, व्यंजनों का विभाजन जो है ये किया जाता है प्रयत्न के आधार पर। ठीक है, केवल एक आधार है, प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों को बांटा जाता है। तो सबसे पहला हेडिंग डालेंगे इसमें, प्रयत्न के आधार पर। अब सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि प्रयत्न का मतलब क्या होता है। क्या होता है प्रयत्न का मतलब? कोशिश करना। हाँ बहुत बढ़िया, सही जा रहे हो, है ना। लेकिन जब आप वर्णों का विभाजन कर रहे हैं, व्यंजनों का विभाजन कर रहे हैं, तो यहां पर प्रयत्न का अर्थ कोशिश करना, प्रयास करना, ये नहीं होता है ना। प्रयत्न का अर्थ यहां पर होता है एडजस्टमेंट, समायोजन जिसको आप कहते हैं। ठीक है, हर वर्ण के उच्चारण के लिए आपको अपने मुख को अलग अलग तरीके से एडजस्ट करना होता है। जैसे अगर मैं आपको कहूं कि क वाला जो स्ट्रक्चर है, क बोलते समय जो मुख का स्ट्रक्चर रहता है, उसी स्ट्रक्चर के साथ आप मुझे च बोल करके दिखाओ, संभव है? नहीं है कि नहीं? या च बोलते समय जो मुंह का स्ट्रक्चर होता है, उसी स्ट्रक्चर में आप मुझे प बोल करके दिखाओ, संभव है? नहीं है। मतलब आपको व्यंजनों का उच्चारण करने के लिए अलग अलग तरीके से अपने मुख को समायोजित करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है, स्ट्रक्चर बदलना पड़ता है मुख का। और इसी स्ट्रक्चर बदलने के आधार पर जब हम व्यंजनों को बांटते हैं तो इसको कहा जाता है प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का विभाजन। ठीक है, तो प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का विभाजन समझे? उसको चालू कर लो यार, उधर को चालू कर लो, है ना। ठीक है, तो प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के प्रकार कहने का मतलब सीधा सा ये होता है कि आप अपने मुख को कितने प्रकार से एडजस्ट करते हो। तो प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का विभाजन करते समय आपको ध्यान रखना है कि प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों को बांटा गया है कितने प्रकारों में? 8 प्रकारों में। यानी 8 अलग अलग प्रकार का एडजस्टमेंट आप अपने मुख में करते हैं जब व्यंजनों का उच्चारण होता है। कौन कौन से 8 प्रकार हैं सर? इसको जानने के लिए पूरे व्यंजनों को मैं यहां पर लिख देता हूं एक जगह पर, है ना। क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग, यहीं से व्यंजन प्रारंभ होते हैं हमारे यहाँ। फिर च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ध, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ठीक, फिर आते हैं कौन? य, र, ल और व। इसके बाद आते हैं श, श, स और ह। इसके अलावा शामिल किया जाता है ड़ और ढ़ को। यानी ये जो 35 व्यंजन हैं हमारे, इन 35 व्यंजनों के लिए ये जो कॉन्सेप्ट है इसको लाया गया है। और इन्हीं 35 व्यंजनों को ध्यान रखना, इन्हीं 35 व्यंजनों को कहा जाता है मूल व्यंजन। ठीक है, यही 35 व्यंजन क्या कहलाते हैं? मूल व्यंजन कहलाते हैं। अब यहां से एक चीज और सीखने लायक चीज है कि यदि एग्जाम में आपको पूछे कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो आप यहां पर लेना 33। ठीक, दूसरी चीज, यदि आपको पूछे कि मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो मूल व्यंजनों की संख्या के अंतर्गत शामिल होते हैं 35 व्यंजन, ध्यान रखना। और यदि आपको पूछे कि कुल व्यंजन कितने हैं, तो कुल व्यंजन याद रखना 39 होते हैं हमारे यहां। ठीक है, कैसे 39 होते हैं समझना। ये 33 व्यंजन कौन कौन से हैं समझो। सबसे पहले ये 33 व्यंजन में सबसे पहले तो शामिल होते हैं स्पर्शी व्यंजन, होते हैं स्पर्शी व्यंजन। कितने हैं? 25 हैं सर। ठीक, इसके बाद 4 आप जोड़ लो इसमें अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजनों को जब आप जोड़ेंगे तो इनकी संख्या होती कितनी? 4। और 4 इसमें जोड़ लीजिए ऊष्म व्यंजनों को। ऊष्म व्यंजन इसके साथ जुड़ जाते हैं तो संख्या हो जाती है कितनी? 33। ये देखो 25, 25 4 29,
29 और 4 33। क्लियर है यहां तक? जब आप इनके साथ, इन 35 के साथ में जोड़ देते हो उनको, उत्क्षिप्त व्यंजनों को, उत्क्षिप्त व्यंजनों को जब आप जोड़ देते हैं तो वहां पर जो संख्या बनती है वो बनती है कितनी? 35। और ये जो 35 व्यंजन है इन्हें ही कहा जाता है मूल व्यंजन। और जब आप इनके साथ जोड़ देते हैं क्ष, त्र, ज्ञ और श्र को, यानी 4 हो गए, इनको आपने क्या नाम दिया है? संयुक्त व्यंजन। इनको जब आप जोड़ देते हैं तो यहां पर संख्या हो जाती है कितनी? 39। तो ये संख्याएं एकदम अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अब सीधी सी बात यार, 39 व्यंजन है, 2 अयोगवाह है ना, ये इसको ऐसे याद करो, 39 व्यंजन कुल व्यंजन, 11 हमारे स्वर, 50 हो गए, 2 ठो अयोगवाह, हो गए 52, खत्म, ठीक है। ऐसे भी याद रखा जा सकता है। लेकिन जब तक आप ये शब्द ना देखो, जब तक ये शब्द ना देखो तब तक आंसर हमेशा क्या लेना है? 33 लेना है। इस बात को एकदम दिमाग में बिठा लो, ठीक है। कई बार क्वेश्चन आया है हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी है, हर बार आंसर 33 लिया है। लेकिन यदि आपको पूछे मूल व्यंजन कितने होते हैं, आंसर लेना 35, और बोले कुल व्यंजन कितने होते हैं तो 39, ठीक। क्लियर है यहां तक? चल, अब ये आपके 35 जो मूल व्यंजन है इनके लिए ये विभाजन आता है। इसके अंतर्गत आप ये बोल सकते हो कि इन्हीं 35 व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में बांटा गया है प्रयत्न के आधार पर। देखो कैसे, जो सबसे पहला भाग है, लिखना नहीं है, समझना है। सबसे पहला जो भाग है उसमें क वर्ग के 4 वर्ण, इसके अलावा ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग के 4 वर्ण शामिल हैं। कितने हो गए टोटल? 16 वर्ण हो गए, 4 ये 12 ये हो गए ना। हाँ, ये जो 16 वर्ण हैं इनको नाम दिया गया है स्पर्शी व्यंजन। अब सीखने वाली बात क्या है सर, यदि आपको सीधे पूछे कि हिंदी में स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो कितनी है? 25। अरे हिंदी में स्पर्शी व्यंजन 25 हैं। लेकिन यदि आपको पूछ दे प्रयत्न के आधार पर स्पर्शी व्यंजन कितने हैं, तो आंसर हो जाएगा कितना? 16। समझ आ गई बात? ठीक, स्पर्शी व्यंजन पूछेगा तो 25 ही है भाई। लेकिन अगर आपको पूछ दे कि प्रयत्न के आधार पर स्पर्शी व्यंजन कितने हैं, तो वहां पर आंसर हो जाएगा 16। क्यों? क्योंकि उसमें क वर्ग के 4 वर्ण, ट वर्ग के 4 वर्ण, त वर्ग के 4 वर्ण और प वर्ग के 4 वर्ण, कुल 16 वर्ण इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं, ठीक। अब ये हो गया पहला भाग। दूसरा भाग जो है इसके अंतर्गत च, छ, ज, झ को रखा जाता है और इन 4 वर्णों को नाम दिया जाता है स्पर्शी संघर्षी व्यंजन। स्पर्शी संघर्षी व्यंजन, ये केवल स्पर्शी नहीं है सर, ये संघर्षी भी है, ठीक है। अब देखो क्यों है स्पर्शी, क्यों संघर्षी है। स्पर्शी क्यों है, मेरे हिसाब से आप सब समझ चुके हैं। स्पर्शी क्यों है? क्योंकि इनका उच्चारण करते समय आपकी जिह्वा जो है वो तालु को स्पर्श कर रही है, इसलिए ये स्पर्शी है, ठीक। संघर्षी क्यों है सर? क्योंकि इनका उच्चारण करते समय वायु का जिह्वा से संघर्ष होगा। स्वाभाविक सी बात है, आप जब कहते हैं कि च वर्ग का उच्चारण स्थल तालु है, मतलब जिह्वा की स्थिति कुछ ऐसी बनेगी, खड़ी रहेगी ना जिह्वा, तालु ऊपर है तो टच करने के लिए आपको जिह्वा को स्ट्रेट करना पड़ेगा ऊपर। अब अंदर से वायु आ रही है सर, तो क्या वायु के सामने ये पिल्लर के जैसे खड़ा नहीं रहेगा? खड़ा रहेगा सर। तो क्या वायु के साथ इसका संघर्ष नहीं होगा? स्वाभाविक सी बात है सर, होगा सर। इसीलिए ये केवल स्पर्शी नहीं है, ये केवल स्पर्शी नहीं है, बल्कि ये स्पर्शी संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत आता है। क्लियर है? यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार आता है कि स्पर्शी संघर्षी युग्म में शामिल है, तो याद रखना च, छ, ज, झ ये स्पर्शी व्यंजन के अंतर्गत, स्पर्शी संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत रखे जाते हैं। क्लियर है यहां तक? ठीक। तीसरा भाग, अब इन्हीं में से तीसरा भाग कहां से निकलेगा? ये 5वां वर्ण, हर वर्ग का 5वां वर्ण ये तीसरे भाग में आएगा और इनको नाम दिया गया है नासिक्य व्यंजन।
इनको आपने क्या नाम दिया? नासिक्य व्यंजन नाम दिया है। क्यों नासिक्य नाम दिया सर आपने? क्योंकि इनका उच्चारण करते समय आपको एडजस्टमेंट इस प्रकार से करना होता है कि वायु नासिका मार्ग का अवलंबन करे। देखो हमारे मुख का स्ट्रक्चर कैसे होता है, समझना इसको। हमारे मुख का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, जैसे जैसे एक सरल उदाहरण लेता हूं। जैसे मान लो आपके यहाँ ना एक पाइप है घर में, जो ना ऐसे बटा हुआ है, ठीक है, ऐसे बटा हुआ है, ठीक। इधर से अगर पानी आए तो पानी इधर भी जा सकता है, पानी इधर भी जा सकता है, ठीक। अब आप चाहते हो कि पानी पूरे का पूरा इस वाले पाइप से फ्लो हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस वाले पाइप को अवरुद्ध करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा इस मार्ग को, है कि नहीं? यही सेम स्ट्रक्चर हमारे मुख का होता है। हमारे मुख में भी ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर होता है। ये नासिका मार्ग, ये मुख वाला मार्ग, ये फिर इधर ब्रोंकी, ब्रोंकियोल, ऐसा करके फिर लंग्स आ जाते हैं ना। अब यहां से वायु आती है, फेफड़े से वायु आ रही है, तो एक मार्ग तो सर ये जा रहा है, एक मार्ग जा रहा है ऊपर की तरफ। आप चाहते हो कि भाई वायु कहां से निकले? नासिका मार्ग से निकले, तो आपको इस मार्ग को क्या करना पड़ेगा? अवरुद्ध करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा यहां, है कि नहीं? और इसको रोकने के लिए आप कोई ना कोई एडजस्टमेंट करोगे मुख में, है कि नहीं? इसीलिए ये जो पंचम वर्ण है, इनको भी इस विभाजन के अंतर्गत शामिल किया गया है और नाम क्या रखा गया? नासिक्य व्यंजन। क्यों? क्योंकि इन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु मुख से नहीं निकलती। कहां से निकलती है? नासिका मार्ग से निकलती है, ठीक है। चलो, तो ये तीन भाग आपके स्पर्शी व्यंजन वाले भाग से निकलते हैं, यानी 25 वर्ण जो आपके स्पर्शी व्यंजन में है, वो तीन भागों में बटे हुए हैं। एक तो स्पर्शी, स्पर्शी संघर्षी और नासिक, तीन भाग में, ठीक है। ओके, चल अब आते हैं यारा लावा में। ये 25 वर्ण मिलकर के तीन भाग बनाए, ये 4 वर्ण मिलकर तीन भाग बनाएंगे। कैसे? देखो, ये जो या और व आपको दिखाई पड़ रहा है, इन दोनों वर्णों को कहा जाता है संघर्षहीन वर्ण, और इसीलिए इनको एक और नाम मिलता है अर्ध स्वर, ठीक है। इनको क्या कहा जाता है? संघर्षहीन व्यंजन या तो अर्ध स्वर, इनको नाम दिया जाता है। क्यों संघर्षहीन सर? संघर्षहीन वर्ण इसलिए है क्योंकि इन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु का जिह्वा से कोई संपर्क नहीं होता, बस ऊपरी भाग से निकल जाते हैं। या ऊपर से निकल गए, वाह ऊपर से निकल गए सर, ठीक है। तो वायु का जिह्वा से संघर्ष होने का मौका ही नहीं मिलता, इसीलिए ये दोनों वर्ण कैसे हैं? संघर्षहीन वर्ण है। और हमने पढ़ा है स्वरों की परिभाषा में कि ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में कोई अवरोध नहीं होता, कोई भी बाधा नहीं होती, निर्बाध रूप से जो उच्चारित होते हैं, ऐसे वर्णों को हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं, है कि नहीं? हाँ, तो सर ये गुण तो इससे स्वरों से मिलता जुलता है। स्वरों से ये गुण मिलता जुलता है कि भाई ये जो वर्ण है, इनके उच्चारण में कोई भी बाधा नहीं होती। लेकिन ये पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है ना। पूर्णतः स्वतंत्र है क्या? नहीं है सर। इनका उच्चार, इनकी 12 खड़ी पूरी बनती है, बनती है ना। या ये यो ये सारी सारी मात्राएं लगती हैं। और मात्राओं का लगना स्वभाव है किसका? व्यंजनों का। 12 खड़ी इसीलिए तो क से चालू होती है, नहीं तो आ से चालू होती। 12 खड़ी क से पढ़ते हो ना, कक्का की कुक्कू। हाँ, क्योंकि व्यंजनों का लगना यानी स्वरों का लगना किसका स्वभाव होता है? व्यंजनों का स्वभाव होता है। तो ये है मूलतः व्यंजन, लेकिन चूंकि ये निर्बाध रूप से उच्चारित हो रहे हैं, इसीलिए इनको एक और नाम दिया गया अर्ध स्वर। स्वरों की प्रवृत्ति इनसे मिलती जुलती है। क्लियर है यहां तक? अगले भाग में आते हैं। अगले भाग में आता है र। र को नाम दिया गया है प्रकंपित वर्ण, या इसे ही नाम दिया जाता है लुंठित वर्ण। प्रकंपित या लुंठित व्यंजन कहा जाता है किसको? ल को, सॉरी र को। र को कहा गया प्रकंपित या लुंठित व्यंजन। प्रकंपित यानी कांपना, सीधी सी बात है यार, कांपना कंपन शब्द से बना हुआ है, प्रकंपित, है ना। ऐसा व्यंजन जिसका उच्चारण करते समय जिह्वा में कंपन हो, जिह्वा कांपे, ऐसे व्यंजन को कहा जाता है प्रकंपित व्यंजन। आप र का उच्चारण करके देखो, आपको जिह्वा, आपकी जिह्वा वाइब्रेट होगी, कंफर्म होगी।
बिना वाइब्रेशन के आप र का उच्चारण कर ही नहीं सकते, करके देख लो। र कंपित हुआ, ये प्रकंपित वर्ण है सर। और यहीं से आया है शब्द लुंठित। ठीक है, लुंठित शब्द आया है संस्कृत के लुंठा शब्द से। लुंठा का मतलब होता है लुढ़कना। जैसे मान लो मैं इसको ऐसे फेंकूं तो ये क्या हो रहा है, लुढ़क रहा है सर, है नहीं, लुढ़क रहा है ये। आप समझना लुढ़कने का प्रोसेस इसके साथ क्यों जोड़ा गया, र के साथ क्यों जोड़ा गया। र ऐसा वर्ण है जिसका उच्चारण करते समय वायु लुढ़कते लुढ़कते बाहर निकलती है, सीधे बाहर नहीं निकलती। बाकी वर्णों का उच्चारण करोगे सीधे निकलेगी, लेकिन र का जब आप उच्चारण करेंगे तो वायु लुढ़कते हुए बाहर निकलती है। क्यों निकलती है समझना इस बात को। जैसे कन्वेयर बेल्ट समझो, देखो कभी आटा चक्की पट्टा देखो। हाँ चलो अब काम आसान हो जाएगा। मान लो ये आटा चक्की का पट्टा है, इधर दोनों तरफ मोटर लगे हुए हैं, ये शाफ्ट लगा हुआ है ना। होता क्या है, ये जब पट्टा घूमता है ना, ये जब पट्टा घूमता है तो पट्टा क्या केवल ऐसे गोल 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 घूमता है क्या, नहीं सर, ये ऊपर और नीचे भी घूमता है। आपने देखा होगा ऐसे भी घूमता है ना। मान लो अगर मैं यहां पर कोई भी वस्तु रख दूं, यहां पर कोई भी वस्तु रख देता हूं, तो क्या ये वस्तु सीधे सीधे ऐसे ऐसे गोल गोल घूमते रहेगी क्या, नहीं सर। ये वस्तु जैसे ही पट्टा ऊपर की तरफ जाएगा ये भी साथ में ऊपर जाएगा, और जैसे ही पट्टा नीचे आएगा ये वस्तु भी नीचे आएगा। यही सेम कंडीशन होता है वायु का जब र का उच्चारण करते हैं आप। मुंह में वायु भरी हुई है, वायु आ रही है अंदर से, है ना। र का उच्चारण करते समय जिह्वा कांप रही है, ऊपर नीचे हो रही है, तो वायु भी तो साथ में कंपन कर रहा है ना सर, वायु भी तो साथ में कंपन कर रहा है, और उसी कंपन के साथ लुढ़कते हुए मुख से बाहर निकलती है वायु। और इसीलिए आप कहते हैं कि ये जो रा है ये कैसा वर्ण है, ये प्रकंपित वर्ण है, और ये लुंठित वर्ण। प्रकंपित इसलिए क्योंकि जिह्वा कांप रही है, और लुंठित इसलिए क्योंकि जिह्वा से सटी हुई वायु जो है वो लुढ़क कर बाहर निकल रही है कि नहीं। वायु बाहर निकलती, वायु के आधार पर जब परिभाषित करोगे तो र जो है ये लुंठित है, लेकिन जिह्वा के आधार पर परिभाषित करोगे तो र प्रकंपित वर्ण है। ठीक है, तो र को नाम दिया जाता है प्रकंपित वर्ण या लुंठित वर्ण। इसका उच्चारण करते समय आपको जिह्वा को वाइब्रेट करना होता है। ठीक, अब एक वर्ण आया ल, एक वर्ण आपको दिखाई पड़ रहा है ल। इस ल को नाम दिया जाता है पार्श्विक व्यंजन। इसको क्या नाम देते हैं आप, पार्श्विक व्यंजन। क्यों पार्श्विक, पार्श्व शब्द से आया है पार्श्विक। पार्श्विक का मतलब क्या, अच्छा पार्श्व का मतलब क्या, आजू बाजू, है ना। पार्श्व का मतलब आजू बाजू का हिस्सा। जैसे आपके गाड़ी में मिरर लगा होता है उसको पार्श्व दर्पण बोला जाता है, अंग्रेजी में उसको साइड मिरर बोलते हैं, बैक मिरर नहीं बोलते, साइड मिरर, है ना। आप लोग के मन में आएगा कि सर पार्श्व मतलब पीछे होता है क्या, पीछे का दिखता है इसीलिए ना। अगर पीछे का मिरर होता, यानी पीछे दृश्य के आधार पर यदि उसका नामकरण होता तो पश्च दर्पण बोलते, है कि नहीं, बैक मिरर बोलते उसको। लेकिन आपने क्या कहा है, उसको साइड मिरर कहा है, यानी पार्श्व दर्पण है वो। ठीक, जब आप ला का उच्चारण करते हैं तो आपकी जीवा को कुछ इस प्रकार एडजस्ट करना होता है कि जीवा कुछ इस प्रकार से दिखे, ऐसे बन जाती है जीवा। और वायु का गमन कहां से होता है सर, जिह्वा के इधर वाले भाग से इधर वाले भाग से, यानी जिह्वा के पार्श्व भाग का अनुसरण वायु करती है। इसीलिए इस वर्ण को क्या नाम दिया आपने, पार्श्विक व्यंजन नाम दिया। ठीक है, यह ऐसा वर्ण है जिसका उच्चारण करते समय वायु जिह्वा के पार्श्व भाग से बाहर निकलती है, ऊपर से नहीं आती, जिह्वा पार्श्व भाग का अनुसरण करती है, और इसीलिए आपने इसको क्या नाम दिया है, पार्श्विक व्यंजन नाम दिया है। क्लियर है यहां तक, बढ़े आगे। चल, ये जो चार वर्ण आपको दिखाई पड़ रहे हैं, श, श, स, ह, इन चारों वर्णों को नाम दिया जाता है संघर्षी वर्ण या संघर्षी व्यंजन। क्यों कहा जाता है सर, पिछली क्लास में बताया था, क्योंकि ये ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण करते समय वायु का जिह्वा से संघर्ष होता है, और इसी संघर्ष के परिणाम स्वरूप ऊष्मा पैदा होती है। इसीलिए तो आप इसका नाम पढ़ते हो, ऊष्म व्यंजन पढ़ते हो ना। हाँ,
तो संघर्ष होता है जिह्वा का वायु से, इसीलिए इनको नाम दिया जाता है संघर्षी व्यंजन। ओके, अगले भाग में आते हैं। ड़ और ढ़, इन दोनों वर्णों को नाम दिया जाता है उत्क्षिप्त व्यंजन। इनको आपने क्या नाम दिया है? उत्क्षिप्त व्यंजन। ये उत्क्षिप्त व्यंजन है। उत्क्षिप्त मतलब मुड़ा होना, ऐसा वर्ण या ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय आपको जिह्वा मोड़नी पड़े, ऐसे वर्ण को कहा जाता है उत्क्षिप्त व्यंजन। ठीक है, तो ये 8 भाग हो गए, देख लो। 3 यहां से निकले, 3 यहां से निकले, 2 यहां से। ठीक है, तो कुल 8 भागों में प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों को बांटा जाता है, प्रयत्न के आधार पर 8 भागों में। ठीक है, कौन कौन से भाग हैं? तो देखो, ये 25 वर्ण को पहले पकड़ना। सबसे पहले तो याद रखना, प्रयत्न के आधार पर जब आप 8 प्रकारों में बांट रहे हैं तो 35 व्यंजनों में ये विभाजन होगा। 35 व्यंजनों में विभाजन होगा, जिसमें 3 भाग निकलेंगे आपके स्पर्शी व्यंजन से। मैडम मोबाइल चलाना है तो प्लीज, अच्छा तो कॉल कर लेते, परमिशन ले लेते, आप टीचर बनने वाले हो, ऐसा करोगे? आपके विद्यार्थी आपसे बिना परमिशन ले मोबाइल चलाए तो ठीक है, ठीक है, चलो अगली बार से ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए, चलो, तो 3 भाग जो है वो निकल करके आते हैं स्पर्शी व्यंजन वाले भाग से, यानी जो 25 वर्ण हम पढ़ते हैं वहां से 3 भाग निकल करके आते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत 3 भाग कौन से निकले? स्पर्शी निकला, स्पर्शी संघर्षी व्यंजन निकले और नासिक के व्यंजन निकले। ठीक है, ये 3 भाग यहां से निकल करके आते हैं। अब यही से क्वेश्चन बनता है कि प्रयत्न के आधार पर स्पर्शी व्यंजन कितने हैं? 16 हो जाएंगे। क्लियर है यहां से? यहीं पर पूछे प्रयत्न के आधार पर नासिक के व्यंजन कितने, अब सीधा नासिक के बोले या प्रयत्न के आधार पर नासिक के बोले? 5 है तो है। ठीक है, हाँ, इसी प्रकार जब आप बात करते हैं यर अलावा की, अंतस्थ वर्णों की, तो यहां से भी 3 भाग निकलते हैं। या और व को संघर्षहीन वर्ण कहा जाता है और इन्हीं का दूसरा नाम अर्ध स्वर है। ये वाला हिस्सा जो है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। यहाँ इस शब्द को कई बार पूछा जा चुका है, अर्ध स्वर। ठीक है, अर्ध स्वरों में शामिल व्यंजन हैं। तो अर्ध स्वरों में शामिल कौन है? केवल या और वा, ध्यान रखना, र और ल शामिल नहीं है। र को बोला गया प्रकंपित या लुंठित व्यंजन, जबकि ल को नाम दिया गया है पार्श्विक व्यंजन। ओके, चल, शा, शा, सा, हा, यानी तीनों प्रकार के शाकार और हा, इनको रखा गया है संघर्षी व्यंजनों के अंतर्गत। क्यों? क्योंकि इनका उच्चारण करते समय वायु का जिह्वा से संघर्ष होता है। ठीक है, ढ़ को नाम दिया गया उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय जिह्वा मुड़ी हुई अवस्था में होती है। ठीक है, तो ये 8 भागों में प्रयत्न के आधार पर आप व्यंजनों को बांटते हैं। ओके, चल, अब यहीं से एक क्वेश्चन और समझना, लिख लियो ना ये सारी। हाँ, एक क्वेश्चन यहां से आता है, प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, तो प्रयत्न 2 प्रकार के होते हैं। एक को बोला जाता है अभ्यंतर प्रयत्न, या इसी का दूसरा नाम है आभ्यंतरिक प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्न या आभ्यंतरिक प्रयत्न। दूसरा इसका प्रकार होता है बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न। ठीक है, तो अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर भी व्यंजनों का विभाजन होता है और बाह्य प्रयत्न के आधार पर भी होता है। अभ्यंतर या आभ्यंतरिक प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों को बांटा जाता है 4 प्रकारों में, जबकि बाह्य प्रयत्न के आधार पर आप बांटते हैं व्यंजनों को 2 प्रकार में। अब समझना, प्रयत्न का मतलब हमने क्या कहा? एडजस्टमेंट, है कि नहीं? समायोजन। अब आप 2 तरीकों से, या यूं बोला जाए 2 स्थितियों में व्यंजनों का समायोजन करते हैं। 2 स्थितियों में आपको मुख को एडजस्ट करना पड़ता है। कब 2 स्थितियां सर? पहला, किसी वर्ण का उच्चारण प्रारंभ करते समय, और दूसरा किसी वर्ण का उच्चारण खत्म करते समय। यह होता है 2 प्रकार का एडजस्टमेंट।
ऐसा एडजस्टमेंट जो किसी वर्ण के उच्चारण के प्रारंभ में हो उसको बोला जाता है बाह्य प्रयत्न। ठीक है, ऐसा समायोजन, ऐसा प्रयत्न, ऐसा एडजस्टमेंट जो आप किसी वर्ण के उच्चारण के पूर्व करते हैं। जैसे क बोलना है तो उसके पहले आपको मुंह को एडजस्ट करना पड़ेगा, ख बोलना है तो आपको मुंह को एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर आपको च बोलना है तो मुंह को पहले एडजस्ट करोगे फिर वायु बाहर निकालोगे, है कि नहीं? हाँ, जैसे आप गोली चलाते हो ना, गोली चलाते हो तो क्या होता है, पहले निशाना साधा जाता है और निशाना साधने के बाद फिर ट्रिगर दबाते हो आप। सेम वर्णों का उच्चारण है, आप पहले एडजस्ट करते हो वर्णों के उच्चारण के हिसाब से मुख को, और उसके बाद फिर अंदर से वायु ढीलते हो, जा भाई बोल, है नहीं? तो जब आप किसी वर्ण के उच्चारण के प्रारंभिक भाग में जो समायोजन करते हैं उसको बोला जाता है बाह्य प्रयत्न। और बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों को बांटा जाता है दो प्रकारों में। एक को बोला जाता है सघोष वर्ण और दूसरे को बोला जाता है आघोष वर्ण। सघोष और आघोष वर्ण क्या होता है, कैसे होता है, आगे बताऊंगा आपको। जबकि वर्णों का उच्चारण समाप्त करते समय भी आपको अपने मुख को एडजस्ट करना होता है। ठीक है, हाँ, आप क वाली मुद्रा में च का खत्म, मतलब च वर्ण को खत्म नहीं कर सकते, करके देख लो, नहीं होता है। ठीक है, या च वाली मुद्रा में आप ट का खात्मा नहीं कर सकते, नहीं हो सकता, आपको दोनों बार एडजस्ट करना होता है अपने मुख को। ठीक है, तो जो आप वर्ण के समाप्ति पर कोई समायोजन करते हैं अपने मुख की संरचना में, तो इसको बोला जाता है अभ्यंतर प्रयत्न या आभ्यंतरिक प्रयत्न। ठीक, और आभ्यंतरिक प्रयत्न के आधार पर भी व्यंजनों को बांटा जाता है, और कितने भागों में, 4 प्रकारों में। कौन कौन से 4 प्रकार होते हैं? पहला इसमें होता है ईषत् विवृत, ईषत् विवृत। दूसरा होता है ईषत् स्पृष्ट। तीसरा होता है विवृत और चौथा होता है स्पृष्ट। नाम पढ़ के ही समझ आ गया होगा, पढ़ना नहीं है। ठीक है, ये इसको नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ना है, सघोष अघोष क्वेश्चन आता है वहां से। ठीक है, हाँ, इसमें क्या याद रखना, इसमें याद रखने वाली बात है ये दोनों संख्याएं, ये दोनों संख्याएं, ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया और आभ्यंतरिक प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है। तो ये दोनों संख्याएं जो हैं ये दिमाग में एकदम क्लियरली बैठी होनी चाहिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता है, मैं पहले बता रहा हूं, है ना, यहां से आता है क्वेश्चन। ठीक, चल, तो प्रयत्न के आधार पर बोलेगा तो कितने कितने भागों में बांटे हो व्यंजनों को? 8 भागों में। अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर 4 भागों में, बाह्य प्रयत्न के आधार पर 2 भागों में। तो ये जो विभाजन है ये व्यंजनों का विभाजन है। ठीक है, चल, अब 2 कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिए, एक तो आपने पढ़ लिया स्वरों का विभाजन, दूसरा आपने पढ़ लिया व्यंजनों का विभाजन। तीसरा जो कॉन्सेप्ट है ये है वर्णों का उच्चारण स्थल। हेडिंग डाल लेंगे, वर्णों का उच्चारण स्थल। ठीक है, और कल मैंने आपको कहा था कि क च ट त प इन 5 वर्गों का उच्चारण स्थल याद कर लिए रहना, है ना, क्योंकि उन्हीं को बेस बना करके बाकी वर्णों का उच्चारण स्थल हम लोग याद करेंगे, बोला था मैंने। ठीक है, तो किसको किसको याद है क च ट त प? क वर्ग का उच्चारण कंठ, च वर्ग तालु, ट वर्ग मूर्धा, त वर्ग दांत, प वर्ग ओष्ठ। एकदम आसान है ना। यहां से इसको याद करना क्यों जरूरी है सर? इसको याद करना इसलिए जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन जो है ना वो कई बार ऐसा पूछा जाता है। देखो, हमको लगता है कि हम क वर्ग च वर्ग ये 25 वर्ण का उच्चारण स्थल याद कर लिए, कहानी खत्म। लेकिन क्वेश्चन आता है व का उच्चारण स्थल क्या है, ए का उच्चारण स्थल क्या है, ओ का उच्चारण स्थल क्या है, अ का उच्चारण स्थल क्या है ना, य का उच्चारण स्थल क्या है, शक्कर के श का उच्चारण स्थल क्या है।
अब फिर वहां पे हम लोग तुक्का मारते हैं, क्योंकि पता तो होता नहीं है कि नहीं। तो तुक्का मारने की स्थिति पैदा ना हो, इसके लिए सबसे पहले तो आपको शुरुआत के 5 वर्ग के उच्चारण स्थल एकदम याद होने चाहिए। क वर्ग कंठ से, च वर्ग तालु से, ट वर्ग मूर्धा से, त वर्ग दांत से, प वर्ग ओष्ठ से। ठीक, ये देखो, ये ऐसे चलता है उच्चारण स्थल। याद करने का तरीका मैंने बताया था आपको, ठीक है। इसको आप ऐसा समझ सकते हो। ये हमारा कंठ है ना। और कंठ से उच्चारित होता है कौन कौन सा वर्ग? क वर्ग का उच्चारण होता है कंठ से। ठीक, दूसरा भाग आपने कहा तालु है सर, ये तालु है ना। तालु से उच्चारित होता है कौन सा वर्ग? च वर्ग का उच्चारण तालु से होता है। तीसरा जो वर्ग है इसको मान लो यहां, ठीक है। और ये है मूर्धा वाला भाग, और मूर्धा से उच्चारित होता है कौन सा वर्ग? ट वर्ग। मूर्धा से उच्चारित होता है कौन सा वर्ग? ट वर्ग का उच्चारण मूर्धा से होता है। इसके बाद आप आगे बढ़े, आगे बढ़े तो आपको मिलेगा कौन? दांत मिलेगा सर, ये ऐसे दांत मिलेंगे, है कि नहीं। अगला भाग दांत है, तो दंत से उच्चारित होगा कौन सा वर्ग? ता वर्ग। ता वर्ग का उच्चारण होता है दंत से। अब इसके बाद एक वर्ग और बचा सर, तो आप और आगे बढ़े, और आगे बढ़े तो आपको मिलेंगे कौन? होंठ मिलेंगे सर, ये ओष्ठ है, ठीक है। अपर एंड लोअर, हाँ ये ओष्ठ है। और ओष्ठ से उच्चारित होता है कौन सा वर्ग? प वर्ग। ठीक, अब याद करने के लिए मैंने आपको बताया था कि देखो, ये जो उच्चारण स्थल है हमारी हिंदी की वर्णमाला, ऐसे ही बहुत वैज्ञानिक वर्णमाला मानी जाती है। हिंदी और संस्कृत की वर्णमाला बहुत वैज्ञानिक है, और इसमें वर्णों का उच्चारण स्थल यदि आप देखें तो आप ये इमेज याद आए ना आए, अपना मुख तो याद रहेगा। तो सबसे पहले कंठ, फिर तालु, फिर दांत के जस्ट पीछे वाला भाग, उभरा हुआ भाग है वो मूर्धा, फिर दांत और फिर होंठ। यानी आप वर्णों का उच्चारण करते समय अंदर से बाहर की ओर निकल रहे हैं, है कि नहीं। आप अंदर से बाहर की ओर निकल रहे हो ना, ये भी तो अपने आप में एक प्रकार की व्यवस्था है यार, ये भी तो अपने आप में एक प्रकार की व्यवस्था है। ठीक, तो इन्हीं 5 वर्गों को आधार बना करके बाकी वर्णों का उच्चारण स्थल हम लोग याद करेंगे। इन्हीं 5 वर्गों को बेस बनाएंगे और इसी के आधार पर बाकी वर्ण जो है वो आसानी से याद हो जाएंगे। बस ध्यान क्या रखना है अपने को? ध्यान ये रखना है सर कि जहां से लघु वर्ण का उच्चारण होता है उसका दीर्घ रूप भी वहीं से उच्चारित होगा। कहने का मतलब, जहां से अनार का अ उच्चारित होता है वहीं से आम का आ भी उच्चारित होगा। जहां से इमली की ई उच्चारित होती है वहीं से ईख का ई भी उच्चारित होना है। जहां से छोटा ऊ उच्चारित होगा वहीं से दीर्घ ऊ भी उच्चारित होगा। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। ठीक, और इसी को ध्यान में रख करके 5 फॉर्मूले आपको बता रहा हूं, ये 5 फॉर्मूले याद कर लो, सारे वर्णों के उच्चारण स्थल आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चल, तो सबसे पहला जो बेस बनाएंगे हम लोग, सबसे पहला जो बेस बनाएंगे वो कौन से वर्ग को बनाएंगे? क वर्ग को बनाएंगे, है ना। क वर्ग को बेस बनाएंगे, और क वर्ग को बेस बना करके मैं यहां पर फॉर्मूला लिखता हूं, काह। फॉर्मूला क्या है? काह। फॉर्मूला है, मैं कई बार पढ़ा चुका हूं यूट्यूब में, ठीक है। हाँ, टेट के लिए पढ़ाया हूं, कई बार पढ़ा चुका हूं मैं इसको, ठीक है। हाँ, काह। काह बोलने का सीधा सा मतलब है, देखो आपने बेस किसको बनाया? क वर्ग को। आप क वर्ग को बेस बनाए, यानी जहां क वर्ग का उच्चारण स्थल है वहीं से उच्चारित होगा आ, वहीं से उच्चारित होगा आ। ये देखो आ की मात्रा लगी, वहीं से उच्चारित होगा हा, और वहीं से उच्चारित होगा विसर्ग। चूंकि क वर्ग का उच्चारण स्थल आपने कहा है, कहां होगा सर? क वर्ग का उच्चारण कहां से होता है? क वर्ग का उच्चारण होता है सर कंठ से, इसलिए ये जो बाकी वर्ण आपको दिखाई पड़ रहे हैं ये भी कंठ से उच्चारित होंगे। ठीक है, तो क वर्ग
क वर्ग बोल रहा हूं मतलब क ख ग घ अंगा सभी शामिल है ना, ऐसा मत सोचना केवल क वर्ण। क वर्ग बोल रहा हूं मतलब उस वर्ग के पांचों वर्ण, तो क ख ग घ अंगा। इसके अलावा अ आ ह विसर्ग, ये सभी उच्चारित होंगे कहां से, कंठ से उच्चारित होंगे। ठीक, अब दूसरा फॉर्मूला, दूसरे फॉर्मूले में हम बेस बनाएंगे च वर्ग को, बनाएंगे ना, ये देखो कंठ के बाद च वर्ग है, तो च वर्ग को बेस बना करके फॉर्मूला हम लिखते हैं चीयश। फॉर्मूला क्या लिखा, चीयश, कहने का मतलब सर जहां से च वर्ग का उच्चारण होगा, ठीक है, यहां विसर्ग लगाना सही नहीं, कंफ्यूज हो जाओगे। हाँ, जहां च वर्ग का उच्चारण स्थल है वहीं से छोटी ई आपको दिखाई पड़ी, बड़ी ई आपको दिखाई पड़ेगी। ये देखो फॉर्मूले में लिखा हुआ है बड़ी ई की मात्रा, तो जहां छोटी ई का उच्चारण वहीं से बड़ी ई का उच्चारण। इसके अलावा या और शक्कर का श, चूंकि आपने कहा है कि च वर्ग का उच्चारण होता है कहां से, तालु से, इसलिए बाकी वर्ण भी कहां से उच्चारित होंगे, तालु से उच्चारित होंगे। ओके, ठीक है ना, याद हो जाएगा। हाँ, याद होना चाहिए, क्योंकि यहां से आप देखना एक क्वेश्चन तो सीटीईटी सीजीटीईटी का एकदम फेवरेट हिस्सा है ये, है ना। हाँ, अब तीसरा फॉर्मूला, तीसरे फॉर्मूले में आप किसको बेस बनाओगे, क च ट, ट वर्ग को बनाए, ट वर्ग को बेस बना करके फॉर्मूला लिख लेना टश्रीर। कठिन है थोड़ा सा लेकिन याद हो जाएगा, ठीक है, याद होना चाहिए। कठिन है मैं भी मानता हूं लेकिन याद होना चाहिए, 4-5 बार लिख लोगे कॉपी में याद हो जाएगा। ठीक, तशरीर कहने का मतलब क्या है सर, कहने का मतलब यह है कि ट वर्ग जहां से उच्चारित होगा सर वहीं से उच्चारित होगा षटकोण का श, दिखाई पड़ रहा है, वहीं से उच्चारित होगा ऋषि का री, क्योंकि षटकोण के श पे लगी है मात्रा। इसके अलावा एक वर्ण और है जो है र। तो चूंकि ट वर्ग का उच्चारण आधारित होता है किस पर, मूर्धा पर, इसलिए बाकी वर्णों के उच्चारण स्थल भी मूर्धन्य वर्णों के अंतर्गत आएंगे। ओके, चल, ये हो गया तीसरा फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला क्या था, तशरीर। चौथे फॉर्मूले में आप आधार बनाएंगे कौन से वर्ग को, ता वर्ग को। ता वर्ग को आधार बना करके फॉर्मूला लिख लेना तसल। क्या फॉर्मूला लिखेंगे, तसल। तसल कहने का मतलब जहां से त वर्ग उच्चारित होता है सर वहीं से उच्चारित होगा सरोता का स और वहीं से उच्चारित होगा ल। और चूंकि त वर्ग का उच्चारण आपने कहा है कि दंत से होता है तो बाकी के वर्ण भी उच्चारित होंगे दंत से। ठीक है, तो त वर्ग, सरोता का स और ल ये उच्चारित होते हैं कहां से, दंत से। अब अगला फॉर्मूला है प वर्ग को बेस बनाओगे, बनाओगे ना, प वर्ग को बेस बनाए फॉर्मूला लिख लेना पू। फॉर्मूला क्या है, पू, कहने का मतलब क्या हुआ सर, हाँ, जहां से प वर्ग उच्चारित होगा वहीं से उच्चारित होगा उ और वहीं से उच्चारित होगा दीर्घ उ। अब चूंकि प वर्ग का उच्चारण स्थल आपने कहा है कि सर ये ओष्ठ वर्ण है, तो बाकी के वर्ण जो इसके साथ जुड़े हैं वो भी ओष्ठ व्यंजनों के अंतर्गत रखे जाएंगे। ओके, तो ये 5 फॉर्मूले आप याद कर लो, काह, चीयश, तश्रीर, तसल, पु। ठीक है, काह चालू होगा क से, चीयश च से, फिर ट से, फिर त से, फिर प से, है, दिख रहा है ना। यानी आपने बेस किसको बना लिया, वही 25 वर्णों को, वर्गों के नाम को आपने आधार बना लिया, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इन्हीं को आपने आधार बना लिया। और इनको बेस बना करके आप 5 फॉर्मूले लिखे, क वर्ग को बेस बनाए काह, च वर्ग को बेस बनाए चीयस, ट वर्ग को बेस बनाए तशरीर, त वर्ग को बेस बनाए तसल और प वर्ग को बेस बना करके पु। तो ये जो 5 वर्ग हैं इन्हीं को आधार बना करके बाकी वर्णों का उच्चारण स्थल याद किया जा सकता है आसानी से। ठीक,
लेकिन सर अभी भी ना कुछ वर्ण हमको दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, है नहीं, कुछ वर्ण हमको दिखाई नहीं पड़ रहे हैं सर। कौन कौन से वर्ण नहीं दिख रहे हैं? तो देखो, एक वर्ण हमको नहीं दिख रहा है ए, एक वर्ण हमको नहीं दिख रहा है ऐ, एक वर्ण नहीं दिख रहा है ओ, एक वर्ण नहीं दिख रहा है आओ, एक वर्ण नहीं दिख रहा होगा वा, है ना, और चार वर्ण हमको ये नहीं दिखाई पड़ रहे होंगे क्ष त्र ज्ञ श्र। इनका उच्चारण स्थल वैसे भी नहीं पूछता, लेकिन अगर पूछेगा भी तो आप आसानी से निकाल लोगे। कैसे निकालोगे समझना। देखो ए का उच्चारण कैसा होता है? ए, आप व्युत्पन्न स्वर जिस दिन पढ़ाया था वो वाला हिस्सा निकालो। व्युत्पन्न स्वर जब आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि ए का निर्माण किससे किससे मिलकर होता है सर? आ और ई के मेल से होता है। देख लो, होता है सुरधन इंद्र, बन गया ए, सुरेंद्र बना ना। हाँ, तो आ और ई के मेल से ए बनता है, दिख रहा है ना। हाँ, अब इधर बोर्ड पे देखो, आ का उच्चारण स्थल खोजो, कहां है आ का उच्चारण स्थल? कंठ में है। हाँ सर, यानी ए के उच्चारण में शुरू में आएगा कंठ, फिर ई का उच्चारण कहां से हो रहा है? तालु से। यानी ए के उच्चारण में कंठ भी शामिल, तालु भी शामिल। इसका मतलब ये कैसा वर्ण है सर? कंठ तालव्य वर्ण के अंतर्गत ए को रखा जाएगा। अब ए कंठ तालव्य है तो सर ऐ भी तो कंठ तालव्य ही होगा, क्योंकि जहां लघु उसका दीर्घ रूप वहां से उच्चारित होता है, तो ए का दीर्घ रूप ही तो है कि नहीं? ठीक है सर, तो ए की समस्या खत्म। ए का उच्चारण क्या होता है? कंठ तालव्य होता है सर, ए का उच्चारण कंठ तालव्य है। ठीक, अब अगले भाग में आते हैं। ओ का उच्चारण देखो, सेम वही। ओ का उच्चारण कैसे होता है? आ और ऊ के मेल से है सूर्यधन उदय, सूर्योदय बनता है ना। हाँ, आ का उच्चारण स्थल कहां है सर? आ का उच्चारण होता है कंठ से, ठीक है। ऊ का उच्चारण ओष्ठ से, मतलब ओ के उच्चारण में कंठ भी शामिल है, ओष्ठ भी शामिल है, इसीलिए इसको क्या बोला जाएगा? कंठोष्ठ व्यंजन कहा जाएगा। अब ओ कंठोष्ठ है सर, तो आओ भी क्या होगा? कंठोष्ठ होगा। सीधी सी बात, जहां लघु वहां उसका दीर्घ रूप उच्चारित होगा, है ना। तो जहां जैसा ओ का उच्चारण वैसा औ का उच्चारण, इसीलिए ओ कंठोष्ठ है तो औ भी कंठोष्ठ हो जाएगा। ओके, चल अब आते हैं वा में। वा कैसा वर्ण है? वा के बारे में याद रखना, वा दंतोष्ठ वर्ण के अंतर्गत रखा जाता है, और ये किसी नियम से नहीं बनता, वा किसी नियम से नहीं बनता। इसके उच्चारण को ध्यान रखना, वा क्या होता है? दंतोष्ठ होता है, ठीक है। अब एक दिमाग में क्वेश्चन जरूर आया होगा कि सर इसको आगे पीछे क्यों लिख रहे थे। ये देखो, कभी भूल गए, इधर बोर्ड में कभी भूल गए तो ये तो याद रहता है ना, य र ल व श श स ह, ये तो सीक्वेंस याद है ना। बस इतना याद रखना, तालु मूर्धा दांत, शक्कर का श, षटकोण का श, सरोता का स, य र ल, दोनों का आखिरी आखिरी वर्ण गायब है। हा तो कंठ में है, वह दंतोष्ठ है, ठीक है। कभी भूल गए तो ऐसा भी याद रखा जा सकता है, तालु मूर्धा दांत, ठीक है। तालु मूर्धा दांत, इसको याद रखना। तालु से य, र मूर्धा, है ना, फिर ल दंत्य हो जाएगा, ठीक है। कभी ऐसा भूल गए तब की बात है, वैसे चाहो तो इसको सीधे फॉर्मूले से याद कर लोगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये वर्णों का उच्चारण स्थल है, कहां कहां से कौन सा वर्ण उच्चारित होता है, एकदम दिमाग में बिठा लो, एकदम दिमाग में बिठा लो, क्योंकि यहां से क्वेश्चन तो आना ही आना है, ये मान के चलो, ठीक है। तो 5 आधार बनाए आपने, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, है ना। क वर्ग के लिए काह, च वर्ग के लिए चीयश, ट वर्ग के लिए टशीर, त वर्ग के लिए तसल और प वर्ग के लिए पू, ठीक है। इनको डिकोडिफाई आप कर लेना, कर लोगे। 4 से 5 बार लिखने की कोशिश करना, यकीन मानो एकदम अच्छे से याद हो जाएगा, और कहीं लिखा हुआ नहीं है, होममेड है ये सब, ठीक है। हाँ,
मैं जब मेंस दे रहा था तो उसमें 2 नंबर का क्वेश्चन आता था, तो उसको याद करने के लिए ये सब बनाया था। आजकल बहुत सारे इंस्टीट्यूट वाले पढ़ाते हैं इसको, यही ऐसे का ऐसा पढ़ाते हैं, ठीक है। और इसको मतलब मैं अपना मेंस 2014, 15, 16 वाला उस समय जब लिख रहा था ना, तो इसको याद करने के लिए मैं ये बनाया हुआ था, ठीक है। और उसके बाद फिर 2-4 इंस्टीट्यूट वाले लोग, अब मित्र हैं बहुत सारे, तो वो लोग पूछे तो मैंने उनको बता दिया कैसे याद करवाते हो, तो ऐसे ही याद करते हैं। तो उनको अच्छा लगा, उन्होंने भी याद किया। हाँ बहुत आसान है, इसको याद कर लिए ना। नहीं तो किताब में क्या होता है, किताब में ना ये लिखा हुआ है, केवल केवल ये लिखा हुआ है, ठीक है। वो दिक्कत हो जाता है, याद नहीं होता फिर। तो इसको याद कर लो, कहानी खत्म, ठीक है। चल, कल आपको बाकी के 2 कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा। 3 कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ लिए, स्वरों का विभाजन, व्यंजनों का विभाजन और वर्णों का उच्चारण स्तर। हाँ बना सकते हो, अरे श बना के देखो, क और षटकोण का श कहाँ कहाँ है, क कंठ में, श कहाँ है, मूर्धा में, कंठ मूर्धन्य ध्वनि है श। त्र कहाँ है, त दंत में है, र मूर्धा में है, दंत मूर्धन्य ध्वनि है त्र। ज्ञ ज्ञ ज और इया, ज तालव्य है, ज तालव्य ना, च वर्ग में आता है, च छ ज, और इया भी इसी वर्ग में आता है। तो सर तालव्य तालव्य मत लिख देना, तालव्य नासिक्य वर्ण है ज्ञ, ठीक है। तालव्य नासिक्य है वो, क्योंकि इया नासिक्य व्यंजन है। और वैसे ही श्रा, श उच्चारित होता है तालु से, र उच्चारित होता है मूर्धा से, तालव्य मूर्धन्य ध्वनि है श्र, ठीक है। तो आप ऐसा चाहो तो याद कर सकते हो, लेकिन इनको नहीं भी याद करोगे ना तो चलेगा, इससे क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। उसके क्वेश्चन नहीं आते हैं, क्वेश्चन आएंगे इनसे, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इनसे, इनसे, ठीक है। हाँ, और याद करना होगा, है ना, और याद करना होगा तो इसको याद कर लेना, कठिन लग रहा होगा तो ये याद कर लेना, ये याद कर लेना, ये याद कर लेना, ये याद कर लेना, खत्म कहानी। ई यानी ए कंठ तालव्य है, ओ कंठ ओष्ठ है, व दंत ओष्ठ है। वीडियो एकता कपूर ओको याद हो जाए, याद होने से मतलब है यार, देखो अल्टीमेटली उद्देश्य है हमारा याद हो जाए, काम निकल जाए, एग्जाम के समय भूले मत, बस, है नहीं। अब उसके लिए आप कुछ भी करो, कैसा भी कोड बनाओ, आपके ऊपर है ना। और ये तो ऐसी चीज है जिसको आप आसानी से कोडिफाई कर सकते हो, बहुत आसान चीज है, ठीक है। चलो चलो, तो कल आपको मैं पढ़ाऊंगा अघोष वर्ण, सघोष वर्ण, यानी घोषत्व के आधार पर वर्णों का विभाजन, और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे प्राणत्व के आधार पर वर्णों का विभाजन, ठीक है। अल्प प्राण महाप्राण देखेंगे और अघोष और सघोष वर्ण देखेंगे। इसके अलावा अगर कल पॉसिबल हुआ तो शब्दों का विभाजन आपको समझा दूंगा, या शब्द जहां से आपको पढ़ना है। आपको 2 रास्ते मैंने बताया था ना, आप चाहे तो शब्द रचना की तरफ निकल जाओ, या आपको पढ़ना है तो शब्दों के प्रकार पढ़ लो, दोनों में से कोई एक विकल्प को अपना करके कल सिलेबस आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। चलो, समझ आ रही है हिंदी, कठिन तो नहीं लग रही ना, ठीक है। कठिन लग सकती है, मैं इस बात से बिल्कुल वो नहीं हूं कि कठिन नहीं लगेगी, कठिन लग सकती है हिंदी, क्योंकि कभी हमने हिंदी को उस नजरिए से पढ़ा ही नहीं है जैसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। हमने पढ़ा है बस अनार क्या आम क्या, ज्ञाता क्या याद हो गया, कहानी खत्म। अज्ञानी से चालू हुए, ज्ञानी पे खत्म हो गए, और ज्ञान एग्जाम में दिख जाता है फिर है नहीं, है नहीं। आ से अज्ञानी और ज्ञा से ज्ञानी, पढ़ तो लिए, याद हो गया, लेकिन एग्जाम में पूरा ज्ञान धरा का धरा रह जाता है जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो याद हो जाएंगी सारी चीजें, बस साथ में पढ़ते रहना। अच्छा, किनका किनका सीटीईटी बचा हुआ है, अभी नहीं निकला है? अभी तो हो सकता है यार सीटीईटी को इनवैलिड नहीं करेगा, वो अलग कर देगा स्टेट से अलग कर देगा, इनवैलिड नहीं बोलते उसको। वैसे में केंद्रीय लेवल का एग्जाम दोगे, केंद्रीय विद्यालय नवोदय का एग्जाम दोगे, तो वहां फिर सीजीटीईटी इनवैलिड हो जाएगा। इनवैलिड नहीं बोला जाता उसको, है ना, वहां पर मान्य नहीं होता वो, ठीक है। वहां पर उसको मान्यता नहीं होती है, क्योंकि राज्य स्तर की परीक्षा है ये, जबकि वो केंद्र स्तर का है। जो स्टेट के ऊपर है, स्टेट के ऊपर है, हो सकता है वो छत्तीसगढ़ सरकार दे भी दे, क्योंकि
क्योंकि यहाँ पर ऐसे शिक्षकों की कमी है ना। देखते हैं क्या होता है, तो कुछ दिन में तो आ ही जाएगा जो फुल फ्लेज जो डिसीजन है, मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलो। वैसे नोटिफिकेशन आ गया सीटीईटी का, पता होगा आपका ना, दिसंबर में है। लग जाओ तैयारी में, पहले बता रहा हूँ। अभी से लगोगे तब जाकर के वहां पे 90 नंबर ला पाओगे, है नहीं तो फिर बहुत सारे लोग ना 3-3, 4-4, 5-5 अटेम्प्ट दे देते। मेरे को समझ नहीं आता निकलता कैसे नहीं इन लोग का यार। फिर धीरे से ये समझ आता है कि अच्छा 4 दिन पढ़े, 1 महीना छोड़ दिया, फिर आत्मा जागी, फिर 4 दिन पढ़े, फिर 1 महीना सो गए, फिर याद आया मैं घर वालों के साथ क्या कर रहा हूँ, फिर 4 दिन पढ़े फिर बाकी दिन के लिए सो गए। ऐसा करते 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 6 महीने निकल जाते हैं, अगला टीटी भी पार होता है यार 6 महीने में, है नहीं, पार हो जाता है। तो ये ना हो इसके लिए जरूरी ये है कि अभी से पढ़ना शुरू कर दो। 3 महीने ही है, एकदम बमुश्किल देखा जाए 3 महीने, है ना। हाँ, सितंबर गया ही मान लो, अक्टूबर नवंबर 2 ही महीने बोलो यार, 2 महीने बोलो, 2 महीने है, 2 महीने में जितना पढ़ना है पढ़ लो। ठीक है, जितना पढ़ना है पढ़ लो, टाइम टेबल बनाओ। अब ये 2 महीने पढ़ लिए तो सीटीईटी आराम से निकल जाएगा। ठीक है, चलो कल मिलते हैं, कल देखते हैं फिर आगे सिलेबस।